अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 12 है, यानी लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 2 का, केपीके बोर्ड की फिजिक्स की बुक का। कहता है कंसिडर अ लैडर weighing 200 न्यूटन resulting against a smooth wall such that it makes angle of 60 degree with the horizontal. लैडर सीढ़ी को कहा जाता है। एक सीढ़ी है जिसका एक एंड दीवार के साथ जबकि दूसरा एंड ग्राउंड के ऊपर है, यानी कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है। न्यूमेरिकल नंबर 12, तो देखें ये है वॉल एंड दिस इज ग्राउंड। अब यहां एक सीढ़ी मौजूद है, एक लैडर मौजूद है लाइक दिस। देखें जी, दिस इज अ लैडर। अब इस लैडर के बारे में बता दिया गया है कि इस लैडर का जो वेट है ये है 200 न्यूटन, और हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है। अब ये लैडर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा एग्जैक्टली सेंटर में होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म लैडर है, यूनिफॉर्म थिकनेस की लैडर है। तो जब कभी भी यूनिफॉर्म थिकनेस की लैडर नहीं होगी या कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म थिकनेस की नहीं होगी तो उसके बारे में क्वेश्चन में ही बता दिया जाएगा कि इसकी थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं है। जब ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया तो इसका मतलब है उसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है, और जब थिकनेस यूनिफॉर्म है तो उस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के सेंटर में लाई करता है। तो इस लैडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इसके सेंटर में, मीन्स के इस जगह पे, और यहां से इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो ये इसका वेट है जो वर्टिकली यहां से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ये वेट है कितना, ये क्वेश्चन में ही हमें बता दिया गया है, ये वेट है 200 न्यूटन। ठीक हो गया। अब वो कहता क्या, मजीद एक और बात उसने कही है, सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, कि ये लैडर जो है, ये लैडर इस हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ यानी ग्राउंड लेवल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। मींस के दिस इज द एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक, कहते हैं फाइंड द रिएक्शन ऑन द लैडर ड्यू टू वॉल एंड ग्राउंड। वॉल और ग्राउंड मिलके जो रिएक्शन कर रहे हैं इस लैडर पे, उस रिएक्शन का रिजल्टेंट क्या होगा। तो पहले तो देखें ये वॉल जो रिएक्शन कर रही है इस लैडर पे, वो रिएक्शन क्या है। देखें, सपोज करें ये मार्कर जो है इसको आप लैडर कंसिडर कर लें, तो इस मार्कर को जब मैं इस लैडर के साथ इस तरह करके कनेक्ट करूंगा तो यकीनी तौर पे ये जो है ये डस्टर जो है इस मार्कर के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा। बिल्कुल इसी तरह की रिएक्शन फोर्स जैसे मार्कर को अगर मैं अपने हाथ के ऊपर रखता हूं तो जिस तरह मेरा हाथ इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं लैडर को इस दीवार के साथ जो है एक सपोर्ट देता हूं तो ये दीवार भी इस लैडर के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगी। और ये बात याद रखनी है कि रिएक्शन फोर्स वो सरफेस जो रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है, जो भी सरफेस रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है, रिएक्शन फोर्स उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब ये वॉल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है लैडर पे, तो रिएक्शन फोर्स जो है वो वॉल के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। तो लिहाजा इस पॉइंट पे लैडर और वॉल आपस में मीट कर रहे हैं, तो इसी पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगी जो बिल्कुल वॉल के परपेंडिकुलर होगी लाइक दिस, और इस रिएक्शन फोर्स को मैंने नाम दे दिया एस का। एक बात, बिल्कुल इसी तरह इस लैडर का दूसरा एंड ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, यानी जमीन के ऊपर ये सीढ़ी पड़ी हुई है, तो बिल्कुल इसी तरह ग्राउंड भी इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी, और ग्राउंड की अप्लाई की गई रिएक्शन फोर्स वो भी ग्राउंड के परपेंडिकुलर होगी। मींस के ग्राउंड की जो रिएक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगी, बिल्कुल ग्राउंड के परपेंडिकुलर। इसको मैंने आर से डिनोट कर दिया। ठीक हो गया। एक और बात जरा देखिएगा कि अगर सपोज करें ये लैडर यहां से स्लिप करना शुरू होती है, जब ये लैडर स्लिप करना शुरू होगी तो लैडर किस किस जगह पे जाएगी, इनवर्ड जाएगी या आउटवर्ड आएगी। डेफिनेटली यहां से अगर लैडर स्लिप करना शुरू करे तो ऐसे आउटवर्ड स्लिप करके आउटवर्ड आएगी। तो जब आउटवर्ड आएगी तो हमें पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है तो फ्रिक्शन जो होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो मूवमेंट के ऑपोजिट होती है। ठीक है, मींस कि अगर इस मार्कर को मैं अपने हाथ के ऊपर स्लाइड करवाता हूं तो मार्कर किस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, मार्कर स्लाइड कर रहा है आपकी तरफ, लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है मार्कर और जो है इस सरफेस के दरमियान, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मार्कर की मूवमेंट के बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट होगी, यानी मेरी तरफ। ठीक है, तो बिल्कुल यहां भी ऐसे ही होगा। अगर ये लैडर स्लिप करके, अगर ये लैडर यहां से स्लिप करती है तो स्लिप करके किस तरफ आएगी, जाहिर सी बात है स्लिप करके इस तरफ को आएगी, आउटवर्ड आएगी। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में होगी, ये जो मैंने एरो बना दी है। ठीक है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती क्या है, याद रखें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये होती है
इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई होगी रिएक्शन फोर्स। अब इस जगह पे रिएक्शन फोर्स कौन सी है, इस पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स है आर। तो जब इस पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स आर है तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी ये क्या होगी, ये होगी म्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय दिस आर, ये है ओवरऑल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला है ना, ये वो साइड पे मैंने लिख दिया, देख लें। अच्छा बिल्कुल इसी तरह अब शायद आपके माइंड में आ रहा हो कि इधर भी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होनी चाहिए, क्योंकि वॉल के साथ भी तो ये लेडर कनेक्टेड है, तो यहां भी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होनी चाहिए। तो इसका जवाब है यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी। वजह उसकी यह है कि क्वेश्चन में उसने खुद ही बता दिया कि वॉल स्मूथ वॉल है, तो जो स्मूथ ऑब्जेक्ट होती है वहां पे कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होती। तो जब खुद उसने कह दिया कि वॉल एक स्मूथ वॉल है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे अब म्यू एस नहीं लिखना आपने। ये ना आप इस जगह पे भी ऐसे लिख दें म्यू एस, ये लिख दें, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि वॉल है ही स्मूथ वॉल, तो इधर म्यू एस बनता ही नहीं है। ठीक है जी, ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं अपने इसके सोल्यूशन की तरफ। तो देखें हमें उसने कहा हुआ है कि वॉल जो रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी जिसको आर का नाम दिया है, सॉरी ग्राउंड जो रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी जिसको आर का नाम दिया है, और वॉल जो रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी जिसको एस का नाम दिया है, इन दोनों का रिजल्टेंट आपने फाइंड करना है। और इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कैसे मैं करूंगा, आपको पता है रिजल्टेंट फाइंड करने का तरीका। दो वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों, दो वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर हों, उनका अगर रिजल्टेंट फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, इनसाइड द स्क्वायर रूट फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, यानी एस का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। लेकिन ये रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए एस और आर दोनों की वैल्यूज का होना जरूरी है, और ये दोनों ही वैल्यूज अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है। तो पहले इन दोनों वैल्यूज को हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पूरे का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि लैडर बिल्कुल सुकून में पड़ी हुई है, बिल्कुल रेस्ट में है। तो जब लैडर रेस्ट में है तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस अप्लाई की जा सकती हैं। तो पहले मैं इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन यहां पे अप्लाई करता हूं। तो देखें मैं लिखता हूं बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखें जी फर्स्ट कंडीशन में अप्लाई करता हूं, तो फर्स्ट कंडीशन आपको पता है दो इक्वेशंस पे मुश्तमिल है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, सुमेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड सुमेशन एफ वाई इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशंस मिलके फर्स्ट कंडीशन बनाती हैं, ये दोनों इक्वेशंस मिलके फर्स्ट कंडीशन बनाती हैं। जबकि सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन होती है सम ऑफ टॉर्क्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले मैंने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करनी है, तो फर्स्ट कंडीशन की दोनों इक्वेशंस में यहां पे लिख देता हूं। पहली इक्वेशन क्या है, सुमेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, तो ये मैंने लिखा सुमेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स डायरेक्शन में एक्ट करने वाली फोर्सेस का सम 0। अब देखें एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक्स डायरेक्शन में एक तो फोर्स एस एक्ट कर रही है, और दूसरी फोर्स है म्यू आर जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये एक्ट कर रही है। ये दोनों एक्स डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। तो लिहाजा मैं लिखूंगा एस और साथ में क्या लिखूंगा, माइनस म्यू आर। क्यों माइनस का साइन क्यों लगाया, प्लस का साइन क्यों नहीं लगाया, हालांकि सुमेशन का मतलब तो होता है ऐड करना, तो फिर माइनस का साइन क्यों लगाया, इसलिए कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो जब ऑपोजिट हैं तो एक के साथ अगर पॉजिटिव साइन लगाऊंगा तो दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन आएगा। ये आपकी अपनी चॉइस है कि किसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएं किसके साथ नेगेटिव साइन लगाएं, इट डजंट मैटर, इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा इसको मैं रीअरेंज करता हूं तो बनता है एस इज इक्वल टू म्यू आर, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक होगा, अब आते हैं इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन की ही सेकंड इक्वेशन जो है सुमेशन एफ वाई इक्वल टू 0 उसकी तरफ। नाउ अगेन सुमेशन एफ वाई इक्वल टू 0। अब देखें वाई डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो वाई डायरेक्शन में यानी वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी दो फोर्सेस, एक है आर जो कि वर्टिकली अपवर्ड है, और दूसरी है डब्ल्यू जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो सुमेशन एफ आई इक्वल टू 0 की जगह अगले स्टेप में क्या लिखूंगा, आर माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अगेन आर अपवर्ड है डब्ल्यू डाउनवर्ड है।
तो अगर आर के साथ पॉजिटिव साइन आएगा तो डब्ल्यू के साथ ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन आएगा। और यहां से रीअरेंज करता हूं तो आर विल बी इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू तो हमें गिवन है क्वेश्चन में ही, जो कि है 200 न्यूटन। तो लिहाजा आर की वैल्यू मेरे पास आ गई 200 न्यूटन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जरा देखें, रिजल्टेंट फाइंड करना चाह रहा था ना मैं, तो रिजल्टेंट के लिए एस और आर मुझे चाहिए थे। अब आर तो फाइंड हो गया, अब बाकी बचा सिर्फ एस। अब आप शायद ये सोच रहे हो कि आर की ये वैल्यू यहां पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में तो एस की वैल्यू भी आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। एस की वैल्यू इसलिए नहीं आ सकती यहां से क्योंकि म्यू, ये जो साइन है म्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद होती तो वाकई में फिर म्यू की वैल्यू हम यहां पे पुट करते, आर की ये वाली वैल्यू पुट करते, यहां से एस की वैल्यू भी आ जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली म्यू की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन अब हमारे किसी काम की नहीं है। अब हमें एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और एक और इक्वेशन के लिए अब इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन हम यहां पे यूज करेंगे। तो मैं लिखता हूं, नाउ यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, second condition using second condition of equilibrium। देखें जी, अब इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन यूज करनी है, और सेकंड कंडीशन जो आपके सामने मैंने लिखी हुई है, सम ऑफ टॉर्क्स इज इक्वल टू 0। तो ये लिखा सम ऑफ टॉर्क्स इक्वल टू 0। लेकिन हमें पता है कि जब भी टॉर्क्स की हम बात करते हैं, जब भी टॉर्क की बात करते हैं, तो टॉर्क तो होता है फोर्स का टर्निंग इफेक्ट। तो जब फोर्स के टर्निंग इफेक्ट की बात करेंगे, जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है, टर्न प्रोड्यूस कर रही है, तो देखें टर्न किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट है। वो स्पेसिफिक पॉइंट कौन सा है इस केस में? ये वाला पॉइंट है जहां से मैंने इसको ग्रिप किया हुआ है, ये वो वाला पॉइंट है। इस पॉइंट के अबाउट टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो जिस पॉइंट के अबाउट टार्क प्रोड्यूस हो रहा होता है, उस पॉइंट को पिवट पॉइंट कहा जाता है, ऑलरेडी आपको पता है। तो अब यहां पे भी हमें कोई पिवट पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा इस पूरी डायग्राम में। ये आपकी अपनी चॉइस है, किसी भी पॉइंट को पिवट पॉइंट, चाहे तो इसे पिवट पॉइंट सेलेक्ट करें, चाहे तो इसे पिवट पॉइंट सेलेक्ट करें, यानी किसी भी एक एंड को आप पिवट पॉइंट सेलेक्ट कर लें। मैं क्या करता हूं, मैं इस वाले पॉइंट को पिवट पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूं। आप चाहें तो उसको कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूं, इसी तरह ये वाला जो पॉइंट है इसे मैं ओ का नाम दे देता हूं, और ये वाला जो पॉइंट है इसे मैं बी का नाम दे देता हूं। ठीक है, और यहां पे मैं लिखूंगा भी कि मैं पिवट पॉइंट जो है पॉइंट ए को सिलेक्ट कर रहा हूं। तो ये मैंने लिखा यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बाय सेलेक्टिंग पॉइंट ए एज पिवट पॉइंट। इस इक्वेशन को नीचे लिखता हूं मैं, बाय चूजिंग पॉइंट ए एज पिवट पॉइंट, ठीक हो गया जी। पॉइंट ए को पिवट पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, और अब ये सेकंड कंडीशन मैंने लिख दी, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज इक्वल टू 0। अब पिवट पॉइंट मैंने ए को सिलेक्ट किया, यानी तमाम की तमाम रोटेशंस जो होंगी वो ए के अबाउट होंगी। तो अब जितनी भी फोर्सेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, कितनी फोर्सेस हैं? 1 2 3 4। इन चारों फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क मैं यहाँ पे अब लिखने जा रहा हूँ, सम ऑफ टॉर्क्स। तो इन तमाम फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क जो है वो मैं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले देखें, ये जो फोर्स है आर की वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क, तो आर लिखूंगा और साथ आर का मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म पता है ना आपको क्या होता है? ये देखें जरा वंस अगेन, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है आर एफ, जिसमें होता है फोर्स एफ, और आर जो होता है इसी फोर्स एफ का मूवमेंट आर्म होता है। और मूवमेंट आर्म होता है कि फोर्स, सुनिएगा गौर से, ये पता है आपको, पीछे इस पूरे चैप्टर में हम काफी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, बहरहाल फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मूवमेंट आर्म होता है कि जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रही है उस पॉइंट से लेके पिवट पॉइंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं रिपीट कर रहा हूं, मूवमेंट आर्म आर जो है ये क्या होता है? जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रही है उस पॉइंट से लेके पिवट पॉइंट तक का डिस्टेंस, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से पिवट पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये होता है मूवमेंट आर्म आर। अब यहां पे भी देखें जरा, जब मैंने लिखना है फोर्स और साथ फोर्स के साथ मूवमेंट आर्म, तो फोर्स इस केस में ये आर फोर्स जो है वो तो मैंने लिख दी। अब इसी फोर्स आर का मूवमेंट आर्म क्या होगा? देखें, ये फोर्स आर जो है पॉइंट ए पे एक्ट कर रही है, और पिवट पॉइंट भी मैंने ए को लिया हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो फोर्स भी ए पे एक्ट कर रही है, पिवट पॉइंट भी ए है, तो मूवमेंट आर्म कितना हुआ?
वो हुआ 0। ठीक हो गया जी। आगे देखें प्लस का साइन। दूसरी एक और फोर्स है म्यू आर, तो ये फोर्स लिखी मैंने म्यू आर। अब म्यू आर जो है ये भी पॉइंट ए पे एक्ट कर रही है, देखें पॉइंट ए से ही तो आ रही है ये फोर्स, तो पॉइंट ये फोर्स म्यू आर जो है ये भी पॉइंट ए पे एक्ट कर रही है, तो एक्ट भी पॉइंट ए पे कर रही है, यानी पॉइंट ए ही इसका पिवट पॉइंट है और फोर्स भी इसी पॉइंट पे एक्ट कर रही है, तो अगेन डिस्टेंस कितना हुआ, फिर हुआ 0, इसका भी मोमेंट आर्म 0। अब मजीद अगली फोर्स की तरफ आते हैं। फोर्स है एस। देखें फोर्स एस के दरमियान और पॉइंट ए के दरमियान कितना डिस्टेंस है। अब ये वाला डिस्टेंस नहीं लेना, मैंने अभी बताया है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, पिवट पॉइंट से फोर्स एस तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। अब ये पिवट पॉइंट से फोर्स एस तक का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसी फोर्स एस को मजीद आगे ग्रो करके ले आएंगे। ये मजीद आगे में ग्रो करके यहां तक ले आया, ये देखें जी, ये ग्रो करके आगे ले आया, कोई फर्क नहीं इससे पड़ता क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, फोर्स को मैं ग्रो करके आगे ले आया। अब पॉइंट ओ से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये पूरे का पूरा जो डिस्टेंस होगा, ये पूरे का पूरा, इसे भी ग्रो करके ऊपर ले आता हूं। तो देखें अब ये जो पूरे का पूरा डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरे का पूरा डिस्टेंस जो है ये इस फोर्स एस का मूवमेंट आर्म होगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस है किसके इक्वल, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस यकीनी तौर पे इस वाले डिस्टेंस के इक्वल है, और यहां पे मैं नाम दे देता हूं सी का। तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस जो है ये बी सी डिस्टेंस के इक्वल है, तो इसलिए अब मैं लिखूंगा फोर्स एस, देखिएगा जरा, मैं लिखूंगा फोर्स एस और साथ में फोर्स एस का मूवमेंट आर्म, और फोर्स एस का मूवमेंट आर्म है बी सी, तो ये मैंने लिख दिया बी सी लेंथ। ठीक हो गया जी। साइन इसके साथ कौन सा आएगा, अभी मैं कोई साइन नहीं लगा रहा, अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं। इसके बाद दूसरी वाली कौन सी फोर्स रह गई है, ये भी होगी, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, जो मैंने लाइंस ग्रो की थी, अगर आप चाहें तो मैं साइड पे हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपनी याद दहानी के लिए, और मैं इस सारी चीज को यहां से मिटा देता हूं कि जो एक्स्ट्रा लाइंस जो मैंने लगाई थी। ठीक हो गया जी। अच्छा अब जरा देखें, अब आखिरी फोर्स रहेगी ये फोर्स डब्ल्यू, तो अगेन मैंने लिखी फोर्स डब्ल्यू, साइन कौन सा आएगा अभी मैं नहीं लिख रहा, अभी एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। फोर्स डब्ल्यू, अब देखें डब्ल्यू किस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, तो डब्ल्यू जिस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये पिवट पॉइंट से लेके पॉइंट ओ तक का डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हो सकता, तो मैंने क्या किया, डब्ल्यू को ग्रो करके नीचे तक ले आया, जो कि ऑलरेडी ग्रो हुई हुई है। तो अब ये वाला जो डिस्टेंस होगा पॉइंट ओ से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट को मैं डी का नाम दे देता हूं, तो ए से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पिवट पॉइंट और इस फोर्स डब्ल्यू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो डब्ल्यू के साथ मैंने लिख दिया ए डी, ए डी। ठीक है, और वो एक्स्ट्रा चीजें आगे जो मैंने लिखी थी अब मैं इनको मिटा देता हूं, आपको समझाने के लिए लिखी थी, लिहाजा ये सारी चीजें मैंने यहां से मिटा दी। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, अब इनके साइंस की बात कर लेते हैं। तो हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेशन लेते हैं उसको पॉजिटिव रोटेशन लिया जाता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन की रोटेशन को नेगेटिव रोटेशन दिया जाता है। अब जरा देखिएगा, ये लेडर है इस तरह से, ये देखें ये इस तरह से लेडर है, पॉइंट बी जो है, ये फोर्स एस जो है किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इस डायरेक्शन में, और पिवट पॉइंट ये पॉइंट है जहां से मैंने इस मार्कर को, इस लेडर को पकड़ा हुआ है। तो जब फोर्स एस इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी तो देखें मार्कर किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, मार्कर रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसलिए फोर्स एस के साथ आएगा पॉजिटिव साइन ये। ठीक है, जबकि अगेन फिर देखिएगा, फिर मैं इसको ऐसे पकड़ता हूं, और अब ये फोर्स डब्ल्यू किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ये कर रही है डाउनवर्ड, तो जब डाउनवर्ड एक्ट करेगी तो देखें मार्कर किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है तो अब यहां पे आएगा नेगेटिव साइन, जबकि ये आगे इक्वल टू जीरो जो था इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया जी। अच्छा अब जरा देखें, ये और ये तो हो गए जीरो, जीरो प्लस जीरो। अब इन्हें देखिएगा, प्लस लिखा, एस का साइन एज इट, एस एज इट इज। अब बीसी डिस्टेंस, देखें ये बीसी डिस्टेंस है, ये बीसी डिस्टेंस है, तो अब ये जो पूरी ट्राइंगल बन रही है ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी में जरा देखें, ये यहां पे चले मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, वहां से समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, ये मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी ट्राइंगल, पूरी की पूरी ट्राइंगल ए बी सी, यहां पे एंगल था 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है, तो अब क्या आपके सामने क्लियर नहीं है, और ये पूरी की पूरी जो लेडर की लेंथ है, ये पूरी लेंथ, इसको मैं स्मॉल एल से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो लेडर की लेंथ है, ये पूरी लेंथ, पूरी लेडर की लेंथ, इसको मैंने डिनोट कर दिया स्मॉल एल से,
अब यहाँ पे वो स्मॉल एल में नहीं लिख रहा क्योंकि ये सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, पहले ही काफी सारे लेटर्स लिख लिए। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे लिख लें, चाहे तो इस तरह से अलग डायग्राम बना दे जैसे मैंने बना दिए। अब लैडर की जो लेंथ है, इस सीढ़ी की जो टोटल लंबाई है उसको स्मॉल एल से मैंने डिनोट कर दिया। अब जरा देखें, जब ये पूरी लैडर की लेंथ स्मॉल एल है तो क्या ये बी सी लेंथ जो है, क्या इस बी सी लेंथ को मैं नहीं कहूंगा बी सी लेंथ इज इक्वल टू एल साइन थीटा, एल साइन 60, एंगल 60 डिग्री है, क्या ख्याल है? ऐसे ही होगा ना, एल साइन 60। फिर भी अगर समझ नहीं आ रही तो देख लें, इस तरीके से देख लें, इतने हिस्से में ये देखें जरा, साइन 60 किसके इक्वल होगा? साइन 60 डेफिनेटली इक्वल होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है बीसी, तो ये मैंने लिखा बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज पूरा ए बी है जिसको स्मॉल एल का नाम दिया, तो ये लिख दिया स्मॉल एल। और अगले स्टेप में जब रीअरेंज करूंगा तो एल इधर आके साइन 60 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा बीसी इक्वल टू एल साइन 60। यही चीज तो मैंने लिखी हुई है। ठीक हो गया जी। तो इसलिए अगले स्टेप में मैं इस बी सी की जगह लिख रहा हूं वो वाली वैल्यू एल साइन 60, तो ये लिख दिया एल साइन 60 डिग्री। ठीक है, आगे माइनस का साइन है, फिर है डब्ल्यू, अब है एडी। अब एडी कौन सा डिस्टेंस है? एडी ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है, यानी इस जगह पे पॉइंट डी है, डायग्राम के मुताबिक इस जगह पे है पॉइंट डी यहां पे। तो क्या ये ए डी जो है ए सी लेंथ का हाफ नहीं है? क्या ख्याल है? ये देखें, ये ए से लेके डी तक की जो लेंथ है, ये ए डी लेंथ, क्या ये इस पूरी ए सी लेंथ का हाफ नहीं है? बिल्कुल क्लियर है, वाकई में ऐसा ही है, ए डी लेंथ ए सी लेंथ का हाफ है। तो हम क्या करेंगे, हम ए सी लेंथ फाइंड कर लेंगे, उसका हाफ करेंगे तो ए डी लेंथ आ जाएगी। आगे समझ बात की? तो देखें जरा, ये चीज भी यहां पे मैं फाइंड करके आपको दिखा देता हूं अलग से। तो देखें वंस अगेन, अब अगर ए सी लेंथ मुझे चाहिए तो ए सी जो है इस ट्राइंगल की बेस बन रही है, और बेस आती है कॉस थीटा में। तो यहां से फिर मैं लिख सकता हूं नाउ कॉस ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस, और बेस क्या है? बेस है पूरी ए सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और वंस अगेन हाइपोटेन्यूज है पूरा ए बी जिसको हमने नाम दिया हुआ स्मॉल एल का, तो ये लिख दिया स्मॉल एल। तो यहां से ए सी किसके इक्वल आएगा? ए सी आएगा एल कॉस 60। ठीक है, ये आया ए सी, लेकिन हमें तो ए डी चाहिए ना, और हमें पता है कि ए डी ए सी का हाफ है। तो इसी चीज को मैं यहां पे आगे लिखता हूं, मजीद इसी चीज को मैं यहां पे आगे लिखता हूं, बट ए डी इज हाफ ऑफ ए सी, यानी ए सी डिवाइडेड बाई 2, ए डी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई 2, कि ए डी जो है ए सी का हाफ है, और ए सी की वैल्यू हमने फाइंड की है एल कॉस थीटा। तो अगले स्टेप में ए सी की जगह मैं लिख देता हूं एल कॉस 60, और नीचे डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई ए डी की, ये ए डी की वैल्यू आ गई। तो अब मैं यहाँ पे ए डी की जगह वो वाली वैल्यू लिख देता हूं एल कॉस 60 डिवाइडेड बाई 2। तो ये लिखा मैंने एल कॉस 60 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब जरा देखें, अब वैल्यूज पुट कर दें जो जो वैल्यूज आपके पास हैं। तो ये क्या बनेगा, ये 0 0 तो खत्म हो गए। अब ये एस मैंने ऐसे ही लिखा, ये एल जो है इसको भी ऐसे ही लिखा, देखें एस को ऐसे ही लिखा, एल को ऐसे ही लिखा, और साइन 60 किसके इक्वल होता है? साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, ये कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं आप। माइनस का साइन, डब्ल्यू की क्या वैल्यू है? डब्ल्यू की वैल्यू है 200 न्यूटन, तो ये मैंने डब्ल्यू की जगह लिख दिया 200 न्यूटन, और ये एल ऐसे ही लिखा। कोस 60 किसके इक्वल होता है? कोस 60 होता है 0.5 यानी 1/2, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 0.5 ही लिख देता हूँ। तो ये लिखा मैंने मल्टीप्लाई 0.5 और डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज, और आगे इक्वल टू 0 एज इट इज। ठीक है जी। अब क्योंकि मेरे पास स्पेस खत्म हो चुकी है तो वो चीज अब मैंने मिटानी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं जरा साइड पे हो जाता हूँ। अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें, और अब मैं वहां से मिटा रहा हूँ और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए जी, नाउ व्हाट डज इट बिकम? इट बिकम्स नाउ एस ऐसे ही लिखा, और साथ ही साथ यहाँ पे कटिंग भी कर लें, 2 1s are 2 और 2 100s are 200।
ठीक है, बाकी जो बचता है वो लिख दें। बाकी ये बचता है, फिर ये मैंने लिखा s इंटू एल इंटू √3/2, आगे है माइनस का साइन, और ये 100 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 को 0.5 से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, 50 बन जाएगा। ये बना 50 इंटू एल इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब ये एल यहाँ पे कॉमन है तो एल को कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा s इंटू √3/2 माइनस 50 इक्वल्स टू 0। अगले स्टेप में एल इधर आके 0 से डिवाइड होके खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा s √3/2 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, और इससे अगले स्टेप में s इंटू √3/2 इज इक्वल टू 50। हमें s फाइंड करना था ना, तो अब 2 अगले स्टेप में इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो बना s, बल्कि पूरा इधर आके हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय √3। तो यहां से s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्या आएगी भला, कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। यह बन जाएगा 50 मल्टीप्लाई 2 100 और 100 बाय √3, 100 बाय √3 एंड इट बिकम्स 57.74, 57.74 राउंड ऑफ करके 74, ठीक है, 57.74। ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई। देखें, r की पहले ही फाइंड कर ली थी, s की मैंने यहां पे फाइंड कर ली, और ये चीज मैंने आपको शुरू में बताई थी, हमने रिजल्टेंट फाइंड करना था, और वो था कैसे रिजल्टेंट, उस जगह पे मैंने लिखा था जो कि अब मिटा चुका हूं। तो मैंने आपको बताया था कि रिजल्टेंट अगर फाइंड करना हो दो परपेंडिकुलर फोर्सेस का, कोई सी भी दो परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना हो, जैसे यहाँ पे आर और एस का रिजल्टेंट फाइंड करने का कहा गया क्वेश्चन में, और आर और एस दोनों ही देख लें परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हैं, तो इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। ये था रिजल्टेंट फाइंड करने का तरीका, परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजल्टेंट, ठीक है ना, हर तरह की फोर्सेस के लिए फार्मूला नहीं है। अच्छा, अब आर और एस हम फाइंड कर चुके हैं ना, ये आर आ गया, वो एस आ गया, अब डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई करें, आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब मैं यहीं पे इसको फाइंड कर रहा हूं और कंप्लीट करते हैं अब इसको। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू, रिजल्टेंट इज इक्वल टू इनसाइड द स्क्वायर रूट, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये फार्मूला मैं वहां पे रिपीट नहीं कर रहा, डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूं। आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी 200 स्क्वायर, 200 स्क्वायर प्लस का साइन एस स्क्वायर, एस की वैल्यू 57.74, तो ये लिखा 57.74 का स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट, और फाइनली ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखते हैं जी, इनसाइड द स्क्वायर रूट 200 स्क्वायर प्लस 57.74, सॉरी 57.74 का स्क्वायर, ये आ गया 208.167 यानी 17, 208.17 न्यूटन। ये हमारे पास फाइनल आंसर है, और आपकी बुक में आंसर एग्जैक्टली 208 लिखा है, यानी आगे वाले ऐसे को इग्नोर किया, राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, तो लिख दें दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 208 न्यूटन एंड दैट्स द फाइनल आंसर। ठीक हो गया जी। तो ये था लास्ट न्यूमेरिकल, इसके साथ ही चैप्टर नंबर 2 खत्म हुआ।